नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर पर। और ये सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 10 से 15 राज्यों में वैसे तो पूरे देश में ही होना है, लेकिन 10 से 15 राज्यों में अगले महीने से जो एसआईआर है, जो पुनरीक्षण का काम है मतदाता सूचियों का, और उसमें भी गहन पुनरीक्षण का काम है, वो शुरू होने जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा देकर के इस बात की जानकारी दी है कि तमिलनाडु में तो अगले सप्ताह से ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल समेत असम में, केरल में ऐसे करीब करीब 10 राज्य हैं, 10 से 15 राज्य हैं, जहां अगले 1.5-2 साल के भीतर, 2.5 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं। उनमें अब एसआईआर शुरू किया जाएगा। सवाल कई खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो ममता बनर्जी अभी तक ये धमकी दे रही थी कि हम ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे मतदाताओं के नाम काटे जाने की तैयारी केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिए करवा रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या ममता बनर्जी अब एसआईआर का विरोध करेंगी? एसआईआर का विरोध करने और इसमें बाधा पैदा करने का खतरा उठाएंगी? और अगर ऐसा करेंगी, ऐसा करती हुई पाई गई, तो संभावित राष्ट्रपति शासन के लिए क्या वो तैयार हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी इतनी भी नासमझ नहीं है जितने राहुल गांधी या दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं। वो जानती हैं कि कहां तक आपको विरोध करते हुए जाना है, यानी जो खतरे की लाइन है वो कहां से शुरू हो जाती है। वो ये भी जानती हैं कि अगर वो संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधक बनी और राष्ट्रपति शासन लगा, तो पूरा तंत्र, उनकी पार्टी का पूरा कैडर, वो निस्सहाय होकर के रह जाएगा। और फिर जो शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा अगर वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। तो आज इसी के पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी तो कल चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है। बैठक क्या होने जा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और चुनाव आयोग कल एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर देगा कि कब से कब तक किस राज्य में क्या होने जा रहा है। जैसे बिहार में एक प्रक्रिया थी जिसमें जानकारी दी गई थी कि इस तारीख से इस तारीख तक पुनरीक्षण का काम होगा। इसके बाद जो सूची जारी की जाएगी उस पर आपत्तियां मांगने का समय दिया जाएगा 1 महीने, और उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। जितने नए नाम जुड़ने हैं वो जुड़ेंगे, जो मृत हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या जिनके 2 जगह नाम है उनको हटा दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया मद्रास उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने बताया, तमिलनाडु में तो हम 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने जा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल और 10 से 15 राज्यों में हम अगले 1 महीने में शुरू करेंगे, ऐसे संकेत हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कवायद शुरू होगी अब। पहले 10-15 राज्य जहां अभी चुनाव होंगे 1.5-2 साल में, और उसके बाद पूरे देश में।
देखिए, चुनाव आयोग ने आज बहुत साफ कहा है कि पहले फेज का, पहले चरण का जो एसआईआर है, वो तैयारी उसकी हो गई है। और उसमें जो है प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है, जहां चुनाव होना है। अभी वैसे एसआईआर की सबसे ज्यादा आवश्यकता झारखंड में है, असम में है, लेकिन वहां अभी चुनाव नहीं है। तो अब जो है चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने बिहार में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के जून 2025 के बिहार में एसआईआर के ऑर्डर की संवैधानिक वैधता को अपहेल्ड किया है, सही ठहराया है। और चुनाव आयोग के ऑर्डर में कहीं पर भी कोई कमी सुप्रीम कोर्ट नहीं निकाल सका, या सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने इस आदेश को चुनौती दी थी वो कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल पाए। हालांकि कुछ अखबारों ने जबरदस्त कैंपेन चलाई थी, और और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि आप आधार को भी पहचान पत्र के रूप में मान्य करें, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और 1950 के आरपी एक्ट में ये बहुत साफ प्रोविजन है कि केवल भारत का नागरिक ही भारत के चुनाव में मतदान का अधिकारी हो सकता है। तो यानी बात हो गई ना वही साफ, कि जो भारत का नागरिक नहीं है, वो वो भारत में मतदाता नहीं बन सकता। तो एक तरीके से जो उनकी बात है कि साहब एनआरसी लागू कर दिया आपने, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो एनआरसी तो लागू तो 1950 से है। आयोग ने क्या किया इसमें? तो अब जो है जो भी वितंडावाद कांग्रेस को और ये वामपंथियों जिहादियों को, जो उन्होंने जो वितंडा उनको करना था, राहुल गांधी को जितना उपद्रव करना था, जितना झूठ बोलना था, जितने झूठे आरोप लगाने थे चुनाव आयोग के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, वो सारा प्रकरण उन्होंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कर लिया। अगस्त, सितंबर 2 महीने में राहुल गांधी ने वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया, बिहार में 10 दिन की 11 दिन की यात्रा निकाली, और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली बिहार में। और तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के नेता ने, अपने पूरे कैंपेन में कभी भी वोट चोरी का नाम नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के, कम्युनिस्टों के इतने ज्यादा वितंडावाद के बावजूद इतना बड़ा उन्होंने जो है भेड़िया आया का जो तूफान खड़ा किया, बिहार में एक व्यक्ति ने ये शिकायत नहीं की कि साहब वो बिहार का जो है का बोनाफाइड वैध निवासी है, उसका नाम मतदाता सूची में था, और उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए गए उसका नाम जो है सूची से काट दिया गया। ऐसी एक शिकायत नहीं आई। और 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट जो है आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी सबके थे, और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी बूथ लेवल एजेंट एक भी मामला ऐसा चुनाव आयोग के सामने नहीं ला सका। किसी भी जिले में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि जिले का जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने ऐसी एक भी शिकायत फाइल नहीं हुई जहां चुनाव आयोग से ये कहा गया हो कि साहब आपने हमारा नाम काट दिया। तो यानी अब चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से अब पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है, जो उसको एसआईआर में अब करना है। और सबसे बड़ा काम जो जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करना है चुनाव आयोग को, वो है बंगाल। क्योंकि आप जानते हैं ममता बनर्जी किसी कानून को नहीं मानती है, और बिहार और ये लोग जानते हैं, जो लोग केंद्रीय संस्थाओं के, जो लोग बंगाल में तैनात हैं, वो ईडी के हों, वो सीबीआई के हों, वो इनकम टैक्स के हों, वो कस्टम डिपार्टमेंट के हों, ममता बनर्जी की सरकार केंद्र सरकार के हर अधिकारी के ऊपर 10-15 मुकदमे जरूर ठोकती है, ताकि वो परेशान घूमते रहें। ये आज भी हो रहा है। और आपको याद होगा जिस तरीके से कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को जब सीबीआई ने बुलाया था क्वेश्चनिंग के लिए, तो ममता बनर्जी जो है आगे धरने पे बैठ गई थी कलकत्ता में ही। तो ये सब नाटक वो करती रही हैं। अब ममता बनर्जी जो है 15 साल के बाद, और जो बंगाल में पिछले साल जो भयानक घटना हुई आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप की, और जो अभी हुई दार्जिलिंग में एक और पिछले एक महीने में रेप की घटना हुई है, ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है, ममता बनर्जी का जो अपना जो आभा मंडल है, या जो उसको कहें लखनऊ की भाषा में भौकाल है, वो अब समाप्त हो चुका है। अब ममता बनर्जी जो है विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकती। आपको याद होगा 2021 के चुनाव में वो इलेक्शन के दौरान अपने अपने पैर में प्लास्टर बांध के घूमती रही, और बताती नहीं कि देखो ये मुझ पे हमला किया बीजेपी के लोगों ने,
इसलिए मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और वो पूरे चुनाव में घूमती रहीं और उसका उनको लाभ मिला। उन्होंने इलेक्शन जीत भी लिया, लेकिन वो स्वयं अपना चुनाव हार गई। और शुभेंदु अधिकारी जो इस समय बीजेपी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल असेंबली में लीडर अपोजिशन है, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। तो अब जो है चुनाव आयोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया है। उसके बाद अब ये देखना है ममता बनर्जी किस तरीके से एसआईआर के विरोध करने के लिए अब क्या नए तौर तरीके, क्या क्या टोटके खोजती हैं। और वैसे ममता बनर्जी ने इस महीने जो 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 पश्चिम बंगाल के एमपी हैं बीजेपी के, मुर्मू, और एक विधायक जो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गए थे सिलीगुड़ी में, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उनका सर फोड़ा गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, तो और ममता बनर्जी ने इतनी जो है कड़सी बरती कि वो एमपी को, सांसद को तो देखने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उन्होंने विधायक का हालचाल जानने की आवश्यकता नहीं समझी। तो अब ममता बनर्जी के सामने चुनौती बड़ी विकट है। और अब ये पाखंड सामने देश के आ जाएगा कि भैया ऐसी क्या बात थी पश्चिम बंगाल में, 80, 85 और 89% जो पोलिंग होती थी, अब की बार वो 60% पहुंचने को, 60% क्रॉस कर जाएगी तो भी ये कहेंगे कि साहब रिकॉर्ड बन गया। तो 2.5 से 3 करोड़ वोटर वहां फर्जी है। या तो उनका देहांत हो चुका है, या वो बांग्लादेशी हैं, या वो बंगाल के बाहर रहते हैं। और बिहार की तरीके से बंगाल से भी बड़ी संख्या में श्रमिक अन्य राज्यों में मजदूरी करने, काम करने बाहर जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है बिहार से। और बंगाल, बिहार, और तीसरा है उड़ीसा। उड़ीसा के श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं गुजरात। तो अब जो है ममता बनर्जी केंद्र से टकराव का रास्ता अपनाती हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है केंद्र से टकराव का मामला नहीं है। अब ये मामला ममता बनर्जी बनाम इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था के बाद सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट भी है एसआईआर के पक्ष में। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव आयोग से सीधे टकराना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार चुनाव की घोषणा हो गई तो एक तरीके से राज्य सरकार का पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। और ये माना जाता है कि जितने भी जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सुपरिटेंडेंट हैं, वो उस समय चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में डेपुटेशन पे माने जाएंगे, और वो सारे के सारे चुनाव आयोग के निर्देशों को मानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्य होते हैं। ये प्रोविजन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और इलेक्शन रूल्स में। तो ममता बनर्जी के लिए अगर सीबीआई ने रेड की है, ईडी ने रेड की है, आयकर ने रेड की है, तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कुछ भी उल जलूल, अनाप शनाप, आधारहीन आरोप लगा देती थी, और भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन चुनाव आयोग से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग ममता बनर्जी का पॉलिटिकल राइवल नहीं है। चुनाव आयोग के लिए सारी पार्टियां एक समान है। तो चुनाव आयोग, और वो चुनाव आयोग को आप अपना दुश्मन साबित करें, ये भी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। बाकायदे इसी चुनाव आयोग द्वारा के सुपरविजन में 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार आप मुख्यमंत्री बनी, और तब आपने कभी चुनाव में कोई भी चुनाव आयोग के प्रति कोई समस्या आपको नजर नहीं आई, कोई आपने आरोप नहीं लगाया। तो अब जब जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग बंगाल में करेगा, तो क्या ममता बनर्जी उसको भी, जैसे वो बीजेपी को, आरएसएस को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हेट फिगर बना देती हैं, और हेट फिगर बना करके वो अपना वोटर का पोलराइजेशन करती हैं, क्या चुनाव आयोग के साथ भी वो ऐसे ही कर सकती हैं? नहीं कर सकती, बहुत कठिन काम होगा। और अगर करती हैं तो फिर वही बात आएगी कि आप संवैधानिक संस्था से अगर टकराएंगे और संवैधानिक संस्था को अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से रोकेंगे, तो ये साफ माना जाएगा कि ये आर्टिकल 355 का मामला बनता है। बिहार में संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन चलाना संभव नहीं रह गया है। सो इट इज ए फिट केस फॉर असेंबली डिसोल्यूशन, या गवर्नमेंट को डिसमिस करना, यानी फिर आर्टिकल 356 लगाने का समय आ गया है। तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत कठिन चॉइस होगा कि जिस तरीके से वो पिछले 11 साल से बीजेपी से लड़ती रही हैं, और उनको कहा जाता है कि शी इज ए वेरी ब्रेव वुमेन, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर।
तो यू कैन बी स्ट्रीट फाइटर अगेंस्ट योर राइवल। जो आपका राजनीति में प्रतिद्वंदी है, उसके खिलाफ तो आप जो है सड़क पे उतर के संघर्ष कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, आग भी लगवा सकती हैं, आप आग लगवाती हैं, हिंसा करवाती हैं, तमामों लोगों को मरवाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 21 में 1.5 लाख से अधिक हिंदुओं को बंगाल छोड़ के भागना पड़ा था। उन्होंने आसाम में शरण ली थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और अभी भी सब लोग लौटे नहीं हैं पिछले 5 सालों में। तो लेकिन चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था को एक हेट फिगर में, एक घृणा के संस्था के रूप में प्रोजेक्ट करना और जनता को ये समझाना कि ये चोर है और ये तुमको और ये जो है बीजेपी का एजेंट है और ये बंगाल को कब्जा करने आया है, तो ये सब करना आसान काम नहीं होगा। और उनको जो है ये अभी जुलाई से उनको बंगाल का गौरव याद आने लगा है, उनको बंगाल प्राइड याद आने लगी है, उनको बंगाली मानुष याद आने लगा है, उनको बांग्ला भाषा याद आने लगी है। उन्होंने बंगाली हिंदी का झगड़ा भी, एक नई फॉल्ट लाइन भी उन्होंने क्रिएट कर ली है। कलकत्ता में कोई भी आदमी जाएगा दिल्ली से, लखनऊ से या नॉर्थ इंडिया से, तो वो आराम से वहां बात कर सकता है। वहां के लोग हिंदी समझते हैं और बांग्ला हो चाहे तमिल हो चाहे कन्नड़ हो, सबका मूल आधार तो जो है संस्कृति ही है, उसमें अंतर क्या है? तो ममता बनर्जी ने सारे टोटके अपना लिए हैं। बीजेपी के एमपी पे हमला कराया, और बंगाली प्राइड, रीजनल आइडेंटिटी, सब नेशनलिज्म को भी उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। अब देखना ये है कि जब इफेक्टिवली वहां पे ये शुरुआत होती है कि सारे वोटरों के बीच में जब वो फॉर्म बटेगा कि आप इसमें अपना सारा जो है डाटा भर के दें, आपका नाम क्या है, पता क्या है, और आपका जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, और उसमें कितने फर्जी निकलेंगे। क्योंकि बंगाल में बड़ी संख्या में वोटर आईडी और आधार कार्ड वो फेक बने हैं। और आधार कार्ड तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूडीआई का जो सर्वर है उसमें वो अपलोड ही नहीं है। जैसे अगर जैसे मैं अपना आधार कार्ड डालूं क्या बायोमेट्रिक में, तो मेरा आधार कार्ड, मेरा फिंगरप्रिंट, मेरी फोटो और मेरे फेशियल्स, वो सारे के सारे आधार जो यूडीआई है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सर्वर में वो लोडेड है। तो वो जो है बायोमेट्रिक जो है मेरे आधार कार्ड का ये नंबर है, उसको वो कंफर्म करेगा। लेकिन जो फर्जी आधार कार्ड जारी हुए हैं, जो यूडीआई के सर्वर में अपलोडेड नहीं है, वो तो पकड़ में आ जाएंगे। तो ममता बनर्जी के लिए इट्स ए वेरी टफ टाइम। और जिस तरीके से वो लड़ती आई हैं पिछले 25, शी इज फाइटिंग अगेंस्ट द सीपीएम सिंस 90s। तो उनको सीपीएम से लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है और सीपीएम से 20 साल लड़ने के बाद उन्होंने 2011 में सत्ता हासिल कर ली थी और उसके बाद से वीरेन वो जी, 14 से लगातार बीजेपी से लड़ रही हैं। तो सीपीएम और बीजेपी और चुनाव आयोग, तो क्या जो सीपीएम से और बीजेपी से लड़ने का अनुभव है और जो तौर तरीके, जो स्ट्रेटजी थी, क्या वो यहाँ भी काम आएगी चुनाव आयोग से लड़ने में? अब ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये अब सामने आ जाएगा आने वाले हफ्ते भर में, 10 दिन में। ये तो ममता बनर्जी को तय करना है कि वो जी। लोकतांत्रिक तरीके से इसको होने देगी या बवाल करके राष्ट्रपति शासन को दावत देंगी। ऐसा हुआ तो बहुत भारी घाटे में रहेंगी, क्योंकि पुलिस बल, प्रशासन सब अब चुनाव आयोग और अगर कहें तो सीधे केंद्र के अधीन हो जाएगा। और फिर जो वहाँ शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम लोग मांग करते रहे कि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, वो भी, उसका भी रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है, दो बातें हैं वीरेन जी। पहली, जो बहुत सारे मर्ज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे कहना चाहिए कि हथकंडे हैं, शॉर्टकट्स हैं, जबरन जनादेश हासिल कर लेने के, फर्जी मतदाता सूची बना लेना, फर्जी लोगों को खड़े करके, जैसे बुर्के का इस्तेमाल कराया जाता है अलग अलग राज्यों में, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगवा करके कोई बुर्का उठा करके अगर देख रहा उस पर ऐतराज करना, क्यों नहीं, पहचान होनी चाहिए। इन सब बीमारियों का तो इलाज अब शुरू किया है केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टेप और लिए जाने चाहिए
ताकि चुनाव पारदर्शिता पूर्ण तरीके से हो, स्वतंत्र तरीके से हो और जिनको जनता वाकई चाह रही है वो ही चुना जाए। देखिए, सीपीएम वहां पे पावर में आई थी 1977 में, और सीपीएम ने जो पॉलिटिकल मॉडल वहां पे विकसित किया था, साइलेंट रिगिंग का, चुपचाप रिगिंग होती थी और लोगों को और किसी को मालूम नहीं होता था। और सीपीएम ने इसी साइलेंट रिगिंग के मॉडल के ऊपर करीब 34 साल राज किया, 2011 तक। और ममता बनर्जी ने हूबहू उसी मॉडल को अपना लिया, और ममता बनर्जी ने भी 15 साल राज किया। तो लगभग अब 49 साल से यही मॉडल चल रहा है बंगाल में। हालांकि कहने को तो उसके पहले सरकार सिद्धार्थ शंकर वहां कांग्रेस की थी, लेकिन वहां पे 67 में जो नक्सलबाड़ी में जो वहां नक्सलवादी मूवमेंट उभरा था, जिसके नेता चारू मजूमदार थे, बहुत बड़े, ही वॉज ए लीजेंडरी लीडर। तो बंगाल में ये एनआरकी का इतिहास लगभग 55-60 साल पुराना है। तो ये कह देना कि चुनाव आयोग के केवल एसआईआर मात्र से सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, इट इज आस्किंग फॉर टू मच। लेकिन अगर जो जो विदेशी वोट जो जो विदेशी जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो अगर वो अवैध तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, उनका वोटर आईडी कार्ड फर्जी है, उनका आधार कार्ड फर्जी है, या वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड सही है, फर्जी तरीके से बना है, ताकि उनको भारतीय नागरिक साबित किया जा सके, या ऐसे लाखों लोग जो मर गए हैं जिनका नाम अभी सूची में है, ये सब तो बाहर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वहाँ मटुआ समुदाय है, जिसको नमो शूद्रा या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लगभग 1 करोड़ वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं है, और ये सारे के सारे बीजेपी की कमिटेड वोटर हैं। इन सबके नाम अब की बार चुनाव सूची में आएंगे। तो ममता बनर्जी चूंकि एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां दावा तो बहुत करती हैं कि हमारी ये आइडियोलॉजी है, हमारा ये विचारधारा है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। सारी की सारी क्षेत्रीय पार्टियां केवल एक बिहार की जेडीयू को छोड़ करके नीतीश कुमार की पार्टी के वो नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष वहां संजय कुमार झा हैं, और नीतीश कुमार का बेटा वयस्क है, जवान है, लेकिन उसकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं है। फिर भी ये अफवाहें उड़ती रहती हैं कि वो उनका उत्तराधिकारी बन सकता है, या वो उनके बाद या नीतीश कुमार के या वो इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सब की सब जो है परिवार की पार्टियां हैं। तो और इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, किसी तरीके से वह सत्ता में हो। जैसे कि वो होता है ना, आपका एक वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो पहलवान जो दो दो उतरते हैं रिंग में, जब वो उनका राउंड समाप्त हो जाता है कि 2 राउंड होगा, 3 राउंड होगा, तो एक को जो होता है रेफरी, वो उसको कहता है कि ये, उसके बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। रीजनल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो हारे हारे चाहे जीते, लेकिन वो कभी बॉक्सिंग रिंग के बाहर जाना ही नहीं चाहते। वो हमेशा बने रहते हैं। सत्ता में बाहर आ जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमको गलत तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया गया। अखिलेश यादव यूपी में 8.5 साल हो गया, उनको आज भी लगता है कि ये योगी जी कहाँ से आ गए मुख्यमंत्री, तो मुझको होना चाहिए था। तो ममता बनर्जी के पास एक ही टूल है, ममता बनर्जी के पास एक ही अस्त्र है, अपने काडर द्वारा सड़क पे हिंसा। वो हिंसा कराएंगी, और वो हिंसा करा करके ये कोशिश करेंगी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रोसेस है, उसको कैसे रोका जाए। और वो ये भी कोशिश करेंगी कि जो 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 और अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं, वो उनके समर्थन में उतरें, वो उनको समर्थन दें, और मामला ये जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए, और उनको जो है स्पेशल हियरिंग, वो हर संभव कोशिश करेंगी कि वो इंडिया अलायंस के लोगों को इकट्ठा करें, और सुप्रीम कोर्ट का कैसे उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन हो, ये प्रयास अभी होंगे। जैसे कल ही एक प्रयास हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जन्मभूमि का जो फैसला दिया था नवंबर 2019 में, उसको रिव्यू किया जाए। तो हाई कोर्ट उस वकील के उस ऊपर 6 पर लाख तो का जुर्माना ठोक दिया। तो फटकार उसके लग बाद गई और उस पर जुर्माना भी लग गया है। 6 लाख का जुर्माना महमूद पाशा के ऊपर ठोक दिया गया। तो ममता बनर्जी के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो जम के स्ट्रीट वायलेंस हो, और एसआईआर की प्रोसेस को कैसे डिसरप्ट किया जाए, और कैसे
जुडिशियल इंटरवेंशन सीक किया जाए और कोई ना कोई जुडिशियल इंटरवेंशन हो ताकि उनको राहत मिल सके। लेकिन अब जो है ये मामला इतना साफ है, एसआईआर को लेकर के सारे संवैधानिक और न्यायिक विवाद समाप्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मामला और सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ऊपर सुनवाई हो चुकी है, सबकी सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक परंपरा से बाहर जाकर के योगेंद्र यादव तक को जो है अपनी बात कहने का मौका रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड करने की अनुमति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव जैसे स्वयंभू महान लोकतांत्रिक नेता को भी मौका दिया। तो अब कोई एसआईआर को लेकर के कोई कानूनी, संवैधानिक या मीन मेख निकालने का आधार बचा नहीं है। अब वीरेन आधार जी, केवल ये बचा है कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है, इसलिए हिंसा हो रही है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को डायरेक्शन जारी करे। यही सब हो सकता है और कुछ नहीं बचा है। वीरेन जी, हम केवल पश्चिम बंगाल की ही चर्चा किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो समस्याएं हैं ही, और बिहार के बाद चूंकि बंगाल में ही चुनाव होने हैं, इसलिए लोगों का ध्यान भी अब उस तरफ है कि ममता बनर्जी के रूल्ड स्टेट में सब कुछ साफ सुथरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि होगा, कहीं कहीं टकराव की स्थितियां होंगी, लेकिन अल्टीमेटली होगा। लेकिन जहां आप बैठे हैं, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ भी तो ये बड़ी समस्या है साहब। कई दूसरे राज्यों में भी ये बड़ी समस्या है। फेक वोटर्स, या जो मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण का काम है, गहन पुनरीक्षण का काम है, वो अगर ठीक तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, कुछ दूसरे राज्यों में भी हो जाए, तो बहुत हद तक चीजें सामने आ जाएंगी और सही चेहरे सामने आ जाएंगे। अरे साहब, यूपी में तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो है ही। यूपी में पिछले 60 सालों में बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी आके बस गए हैं, एक आध लाख की संख्या में पाकिस्तानी जो है पासपोर्ट वीजा पे यूपी आए थे, कभी लौट के गए ही नहीं। और आपने सुना होगा पिछले 6 महीनों में जब ये संभल वाला कांड हुआ था, और उसके बाद जब जो केंद्र सरकार ने जो है पूरे देश में बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने के डायरेक्शन जारी किए थे, तो मुरादाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में, बरेली में कई सौ केस ऐसे आए हैं जो महिलाएं पाकिस्तान की महिलाएं हैं और रह रही हैं भारत में। और यही क्या नाम, उनके बच्चे पैदा हुए हैं और वो नागरिक वो पाकिस्तान की हैं, वो रह रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। यूपी में भी ये बॉम्ब शेल से कम नहीं होगा, और यूपी में भी 2026 में सेकेंड फेज में हर हाल में अगले साल जून के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास वर्क फोर्स की कमी नहीं है। चुनाव आयोग के पास अपना कोई वर्क फोर्स नहीं होता है। चुनाव आयोग उस राज्य के जो जो होता है, रेवेन्यू का स्टाफ है, तहसील का स्टाफ है, या लेखपाल है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं हर जिले में, उन सबकी फोर्स, यही लोग जो है चुनाव में काम करते हैं एज ए पोलिंग ऑफिसर, या पोलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, यही चुनाव कराते हैं। यही लोग जो है इलेक्टोरल रोल का जो जो होता है रिवीजन, उसमें यही लोग काम करते हैं, यही लोग एसआईआर में काम करेंगे। तो चुनाव आयोग के पास वर्क फोर्स की कमी नहीं है। और यूपी में तो और जो सिस्टम और ये सिस्टम समान रूप से पूरे देश में लागू होता है। ऐसा नहीं कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग व्यवस्था है। हर राज्य में ऐसे ही काम होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के जितने जो विभाग होते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वही लोग काम करते हैं इसका। और हर स्टेट में जो जिले का जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कल फिर मिलते हैं, और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, चर्चा अच्छी लगती है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसको, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों को। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल वाला बटन दबाएं, बेल आइकॉन का, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी संख्या में जुटने के लिए।
और वीरेंद्र जी आपका भी विशेष आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।